Hello students, welcome to our channel The Learning Hub. This is me दीप्ति. आज हम क्लास 12 की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक टाइप उसका डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो चलिए हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं. वो है बायोमॉलिक्यूल्स. तो हम देखते हैं कि पहले शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं. व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स. तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, those molecules which are present in living system, जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है. अब ये लिविंग सिस्टम क्या, लिविंग सिस्टम एनिमल लिविंग सिस्टम भी हो सकता है और प्लांट लिविंग सिस्टम भी हो सकता है. तो उस लिविंग सिस्टम में किस पार्ट में हमें बायोमॉलिक्यूल्स मिलेगा, वेयर दे आर फाउंड, कहाँ मिलते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स. तो दे आर फाउंड इन बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम, किसी भी लिविंग सिस्टम की बेसिक यूनिट. और वो बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल. मतलब कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कहाँ मिलते हैं हमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में. और काम क्या करते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स इन सेल के अंदर, ये बहुत सारे फंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बहुत सारे वेरियस फंक्शन होते हैं. कैसे कैसे फंक्शन होंगे वो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे. तो यहाँ हमारा ये क्लियर हुआ कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स. और वो लिविंग सिस्टम क्या है हमारा, एनिमल लिविंग सिस्टम या प्लांट लिविंग सिस्टम, और उसके किस पार्ट में, सेल में मिलते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ठीक, ये है हमारा एक सेल. इस सेल में आप देखेंगे यहाँ पर ये डीएनए, ये भी बायोमॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. इंसुलिन, डी ग्लूकोज, ग्लूटामीन, रिंग ग्लूकोज, ये सारे ही क्या है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं. और हर एक का एक डेफिनेट काम है. आरएनए का काम, डीएनए का काम आपको पता ही है. इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है, ग्लूकोज हुआ, ये सारे ही जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बने हैं, ये सभी का काम क्या है, अलग अलग फंक्शन है. डीएनए का फंक्शन आपको पता ही है, इंसुलिन का फंक्शन पता ही है, ये और जितने भी यहाँ पर ये नाम दे रखे हैं इसको हर एक को हम डिस्कस करेंगे अभी आगे. अब ये बायोमॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन से मतलब किन किन टाइप के मॉलिक्यूल से या एलिमेंट से मिलकर ये बने हैं, तो ये दो टाइप में डिवाइडेड है मेनली. एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. लेकिन जो मेनली बायोमॉलिक्यूल्स का कॉम्पोजिशन होता है वो ऑर्गेनिक ही होता है. इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का परसेंटेज हमारी बॉडी में बहुत कम होता है. ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बहुत लार्ज परसेंटेज में पाए जाते हैं, मिलते हैं. तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे. In organic biomolecules, the essential elements are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. बायोमॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर. मेन कंपोनेंट्स ये हैं. अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स विच आर formed by these essential elements, that is protein, amino acid, nucleic acid, lipids, fats, carbohydrates, enzyme and hormones. ठीक, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं. अब आती है बात इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की. तो यहाँ देखिए आप पहले कि यहाँ पर शुगर सेल्यूलोज, फिर सेल वॉल बना, अमीनो एसिड, इसके पॉलीमराइजेशन से हमारा प्रोटीन बना, फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बना रहे हैं, डीएनए से हमारा क्रोमोसोम बन रहा है. ये लेवल 1 है सारे. ये लेवल 2 है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं सुपर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स. और ये हमारा एक सेल ऑर्गेनेल बन गया. जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी भी लिविंग सिस्टम में मेनली जो सेल का कॉम्पोजिशन होता है वो होता है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का. और उसमें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स यूज होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स. तो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स मेनली इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं. और
प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम अलग अलग बात करें मिनरल्स की, तो प्लांट्स में कुछ अलग मिनरल्स मिलते हैं और वहीं एनिमल्स में कुछ अलग मिनरल्स मिलते हैं। प्लांट्स में मिलने वाले मिनरल्स हैं आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और निकेल। ये सारे जो मिलते हैं ये मिलते हैं हमारे प्लांट्स में। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, ये सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं हमारे एनिमल्स के लिए। और एनिमल्स में कुछ विटामिन भी मिलते हैं, वो भी इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आता है। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B12, विटामिन C, D, E और K, ये जितने भी विटामिन हैं ये मेनली हमारे एनिमल्स के लिए एसेंशियल हैं और ये हैं इनऑर्गेनिक टाइप के हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन्स लिखे हुए हैं कुछ। विटामिन ए किस लिए काम आता है हमारा? बेनिफिशियली इन ट्रीटिंग आई डिसऑर्डर। अगर हमें आई साइड हमारी वीक है या किसी तरह का हमारा स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर विटामिन ए का अगर हम सोर्स लेते हैं तो वो हमारा ठीक हो जाता है। विटामिन B9 का काम क्या है? तो रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डेफिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जो न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट्स हो जाते हैं उसको कम करता है। विटामिन B12 अनीमिया के सिम्टम्स को कम करता है। किडनी डिसऑर्डर है, अगर लिवर में किसी तरह का डिसऑर्डर है तो वहाँ पर विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सिरप लिया जाता है। स्कर्वी, विटामिन C एक बहुत अच्छा सोर्स है स्कर्वी को दूर करने के लिए कैंसर में और कॉमन कोल्ड में। विटामिन D जो हमारी हड्डियों में जिस भी तरह की अगर कोई परेशानी हो तो उसमें विटामिन D का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। विटामिन E क्या काम करता है? विटामिन E ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। और विटामिन K ये क्या है? ये मेनली गर्ल्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ मेंस्ट्रुएशन पेन एंड इंटरनल ब्लीडिंग। जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में है वहाँ भी विटामिन K का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब हम इसको कभी डिस्कस करेंगे विटामिन K के रोल को तब बताएंगे कि किस तरह विटामिन K हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो जो बायोमॉलिक्यूल्स मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेनली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मतलब इनका कॉम्पोजिशन जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और इनका हर एक बायोमॉलिक्यूल्स का एक स्पेसिफिक साइज होता है, 3D स्ट्रक्चर में मिलते हैं ये। अब हर एक बायोमॉलिक्यूल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। और जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं स्ट्रक्चरली एसिमेट्रिकल होते हैं। एंड इनिशियली बायोमॉलिक्यूल्स विल ग्रो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन की वजह से ही इनिशियल स्टेज में बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ कॉमन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, 3D स्ट्रक्चर मिलता है और हर एक बायोमॉलिक्यूल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होती हैं। स्ट्रक्चर में जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं। और ये जो इनिशियली स्टेज में जो बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल हमें आज डिस्कस करना है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में ही मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें, अगर इसको कार्बो और हाइड्रेट्स को अलग अलग कर लें तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाते हैं। कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म वो कहलाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसका जनरल फॉर्मूला CxH2OY। ठीक, अगर हम केमिकली देखें कार्बोहाइड्रेट्स को तो केमिकली क्या होते हैं? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को PPL को ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका हमारा ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो यहाँ क्या है? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है इनके कॉम्पोजिशन में। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कीटोन या
एल्डिहाइड ग्रुप इनके पास प्रेजेंट होता है। ये इनकी केमिकली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की। या हम कह सकते हैं और दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिनके हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्डिहाइड या कीटोन हमें मिले तो वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक शुगर्स में और एक नॉन शुगर्स में। शुगर्स, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। जैसे शुगर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लेके चल रहे हैं। क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल फॉर्म में है, वाटर में सॉल्युबल होती हैं और टेस्ट में ये कैसी होती हैं, स्वीट इन टेस्ट है। तो इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। नॉन शुगर्स की अगर हम बात करें तो नॉन शुगर्स क्या होते हैं? नॉन शुगर्स आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस, जैसे स्टार्च और ग्लूकोज। ये स्टार्च और ग्लूकोज हमें प्लांट सेल में मिलते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग देखा, शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और नॉन शुगर्स में स्टार्च और सेल्यूलोज। अब नेक्स्ट हमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हमने हाइड्रोलिसिस करी तो ये कितने पार्ट्स में है? तो मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मोनोसेक्राइड सबसे पहला है। तो मोनोसेक्राइड को सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर और छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते हैं। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे प्राइमरी यूनिट हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्यों? क्योंकि इनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे और छोटे मॉलिक्यूल्स हमें नहीं मिल पाते। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। और अगेन ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक एल्डोज शुगर और एक कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर का मतलब क्या है? एल्डोज नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप का एग्जांपल हमारा ग्लूकोज है। नेक्स्ट है हमारा कीटोज शुगर, इसमें कीटोन ग्रुप मिलेगा, इसीलिए इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर फ्रक्टोज। जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज में हमें मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में मिलेगा हमें कीटोन ग्रुप। ये रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये हमारा ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। यहाँ पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये है कीटो ग्रुप। ठीक, तो ग्लूकोज में हमें मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन में मिलता है हमें कीटोज ग्रुप। सॉरी, ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में हमें मिलता है कीटोन ग्रुप। ठीक, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा ओलिगोसेक्राइड शुगर और पॉलीसेक्राइड शुगर। ओलिगोसेक्राइड हम देखते हैं पहले, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड या इसको डाइसेक्राइड भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 से लेकर 10 यूनिट तक मोनोसेक्राइड हमें मिल जाएं, जैसे सुक्रोज हो गया और लैक्टोज हो गया। सुक्रोज और लैक्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से लेकर 10 यूनिट तक हमें मोनोसेक्राइड के मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पॉलीसेक्राइड शुगर, तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 10 मॉलिक्यूल्स या 10 यूनिट से ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिल पाए, वो होता है हमारा पॉलीसेक्राइड। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्टार्च और सेलुलोज का। ठीक, स्ट्रक्चर देखते हैं अब इन चारों का, सुक्रोज लैक्टोज का। पहले ये है हमारा सुक्रोज। तो सुक्रोज किस यूनिट से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये ग्लूकोज यूनिट है और ये फ्रक्टोज यूनिट है। इन दोनों के मिलने से मिलेगा हमें सुक्रोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ये मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तब हमें मिलता है सुक्रोज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड
यहाँ ये जो बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये मिल रहा है तो हमारा ये क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज मिलेगा एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज यूनिट से। ठीक, अब आते हैं लैक्टोज पर। लैक्टोज कैसे मिलेगा, इसमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज लगती हैं, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है, दोनों यूनिट होंगी ग्लूकोज की होंगी और इसके बीच में मिलेगा ये हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये होता है हमारा लैक्टोज शुगर। सुक्रोज में क्या था, सुक्रोज में एक ग्लूकोज था और एक फ्रक्टोज था, और लैक्टोज में दोनों ही ग्लूकोज यूनिट होंगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने, ये है हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर। सेलुलोज का ये ग्लूकोज की यूनिट्स, तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जब मिल पाएंगी तब हमें मिलेगा ये सेलुलोज का फाइबर। और वहीं हम स्टार्च को देखें तो स्टार्च में भी n नंबर ऑफ ग्लूकोज जब मिल जाएंगे तब हमें मिलेगा स्टार्च। अब स्टार्च में और सेलुलोज में फ़र्क क्या है, यहाँ भी ग्लूकोज हैं और यहाँ भी ग्लूकोज हैं, तो क्या अंतर क्या है इन दोनों में, क्या डिफरेंस क्या बनता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखो, ये देखिए, तो जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है वहाँ पर ये, यहाँ पर आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट बायोमॉलिक्यूल्स के आपको क्लियर हुए होंगे। आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो या किसी तरह का आप फीडबैक देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।